हेलो एवरीवन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी का मैं ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मतलब रेयरली कोई इसके बारे में बात करते, क्योंकि सभी जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो हिडन टॉपिक्स उसके बारे में रेयरली कोई बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ वो है कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको प्रीलिम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया तो मेंस में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जहाँ पे वैसे क्वेश्चन हो और आप आंसर करोगे तो आपके प्लस पॉइंट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ यहाँ पे आपको ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था। तो सिंबल था हम एलिफेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? सिंबल था एलिफेंट। नाउ सर B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor, that is legal advisor to the Constituent Assembly. अब यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है वहाँ ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? सर B.N. राव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। H.V.R. यंगर वॉज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी कौन थे? H.V.R. यंगर। ठीक है, S.N. मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? जो मेन थे तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे। ठीक है, तो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? वो थे S.N. मुखर्जी। ठीक है, S.N. मुखर्जी was the chief draftsman of constitution in the constituent assembly. Now fifth point, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was calligrapher of Indian constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन थे? कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आपको नाम को नोट डाउन कर लेना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें देख लेते हैं। द ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बेहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का उसे ब्यूटिफाई और डेकोरेट किया गया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा। ठीक है, जिसमें नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है, Behar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Razada. अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स फिर से आपको याद करने हैं। जो प्रियम्बल है हम लोग का उसे कैलीग्राफ किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और उसे ब्यूटीफाई, इल्यूमिनेट और ऑर्नामेंट कौन किया था? बेहर राम मनोहर सिन्हा। तो यहाँ 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट है द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन है, कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। और उसे डेकोरेट और इल्यूमिनेट किसने किया था? नंदलाल बोस में। ठीक है, आई होप कि ये आपको 8 पॉइंट्स याद होगा ठीक से। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हिंदी वर्जन के लिए। हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। जो ओरिजिनली क्या था कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई भी ऐसा प्रियम्बल या प्रोविजन नहीं था जो हिंदी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए बात कहे। इसलिए बाद में क्या किया गया कि 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, नोट डाउन कर लीजिए, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा एक प्रोविज़न ऐड किया गया जिसमें आर्टिकल 394A इंसर्ट किया गया इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल है पार्ट 22 में। ठीक है, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू आर्टिकल 394A इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस पार्ट
22 में, ठीक है। अब इस आर्टिकल के दो जो प्रोविजंस हैं वो ये थे, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी अथॉरिटी में ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, वो अपने अथॉरिटी में हिंदी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन के को ट्रांसलेट कर सकते हैं, करवा सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। द मॉडिफिकेशंस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कन्फॉर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट, ठीक है। All the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated in, जो भी amendments constitution में हिंदी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं वो यहाँ पे incorporate किए जाएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 394A है। Now the translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। 394A के तहत द नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी कंट्री टू हैव सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश, यानी कि जो भी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में किया गया है वो सेम मीनिंग रहेगा जो इंग्लिश में होता है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर द प्रेसिडेंट शैल कॉज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज्ड सूटेबली, ठीक है। The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in Hindi, ओके। ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया है, ये ऑथोराइज्ड टेक्स्ट होगा ये। नाउ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं ऐड करूँगी, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन कैसे था। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, यानी कि किस कम्युनिटी का कितना रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में, वो देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेशन 163 सीट्स था, मतलब कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीट्स थे वो 296 सीट्स थे, जिसमें आउट ऑफ 296 सीट्स 163 सीट्स जो थे वो हिंदूज़ के थे। मुस्लिम्स के 80 सीट्स थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 31 सीट्स थे, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए 6 सीट्स थे, बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए 6 सीट्स थे, सिख के लिए 4 सीट थे, एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीट्स थे और पारसीज के लिए 3 सीट्स थे। 296 टोटल सीट्स थे, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने वुमेन थे और वो किस किस जगह से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने मेंबर्स थे, ठीक है। 11 वुमेन मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट थी अमू स्वामीनाथन, ये मद्रास से थी, ठीक है। एनी मैस्करीन, ये ट्रावंकोर और कोचीन यूनियन से थी। बेगम एजाज रसूल, ये यूनाइटेड प्रोविंस से थी। दक्षायनी वेलायुधन, ये मद्रास प्रोविंस से थी। जी दुर्गाबाई, ये मद्रास से थी। हंसा मेहता बॉम्बे से थी। कमला चौधरी यूनाइटेड प्रोविंस से थी। लीला रे वेस्ट बंगाल से थी। मलाती पूर्णिमा बैनर्जी यूनाइटेड प्रोविंस से थी और राजकुमारी अमृत कौर सेंट्रल प्रोविंस बेरार से थी। मलाती चौधरी उड़ीसा से थी। यहाँ पे मैं मिस कर दी हूँ, लिखी नहीं हूँ, तो आप लोग लिख लेना कि यहाँ पे जो मलाती चौधरी थी वो उड़ीसा से थी, ठीक है।